सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, दिलों पर दहशत तारी कर देने वाला एक पुर इसरार खौफनाक नावल मुकद्दस ताबूत। बिल्कुल, अब तो मैं पाबंदी से तलावत भी कर रही हूँ और पूरे एक कुरान पाक की तलावत का सवाब बख्श दूंगी। एक कुरान के बदले बाद रूहें हफ्ते अकलीम की दौलत भी देने पर तैयार हो जाएंगी। और जब इंसान के पास कोई नेमत होती है तो वो उसकी कीमत नहीं जानता, मगर जब वो नेमत उससे छिन जाती है तब उससे उसकी कदर मालूम होती है। कुरान पाक की तलावत का मोल किसी रूह से पूछो, और अगर तुमने मुझे सिर्फ एक बार कुरान पाक की तलावत का सवाब बख्श दिया तो समझो मैं तुम्हारी कनीज़ बन गई, और मेरा वादा है कि ज़रूर बख्श दूंगी। अब ये बताओ मेरे दुश्मन से कैसे निपटोगी? तुम ललकार कर दिखाओ, जिससे ललकारोगी उसका अंजाम भी देख लेना। और ऐसा करो कि मुझे सोनाली को दिखाओ, वो कहाँ और किस हाल में है। तुम ऐसा करो कि तुम्हारे पास जो किताब है उसके दूसरे बाब की पहली दुआ यसरी और रज़ा का अमल करो, उस जलाली वसीफ़े को पढ़ो और फिर देखो क्या होता है। मैं किताब खोलकर उस सरीउल असर दुआ को पढ़ने लगी और तभी अचानक ही मेरी आंखों के दरमियान की रुकावट दूर होती चली गई और मुझे एक नौजवान लड़की नज़र आने लगी। वो एक तंगो तारीक कमरा था, इंतहाई गलीज कमरा। उस कमरे में बड़ी बेबसी की हालत से दो चार पड़ी थी। उसके हाथ और पांव जंजीर से जकड़े हुए थे और बंद दरवाजे के बाहर पहरे पर मकरू सूरत और बदहैबत अफराद मौजूद थे। यकीनन वो मकरू और गंदे बैर थे जिन्हें तैनात किया गया था। सोनाली को इस बेचारगी के आलम में देखकर मेरा जी होने लगा और मुझ पर वहशत सी तारी होने लगी। मैंने उसे मुखातब करने की कोशिश की, मगर उसकी निगाहें बंद दरवाजे से हटी नहीं और वो एक टक उधर ही देखती रही। शायद उसे उम्मीद थी कि कोई न कोई उसे बचाने ज़रूर आएगा, और मैं उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी थी कि फरहत ने मेरा बाजू थाम लिया और मैंने गुस्से से मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर बिखरी मलकूती मासूमियत को देखकर मेरा गुस्सा काफूर हो गया और उसने कहा, जल्दबाजी ठीक नहीं। अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो शैतानी जाल में फंस जाओगी। और मैं संभल गई और मगर बोले बगैर न रह सकी। मैंने फैसला कर लिया है कि इस मासूम लड़की को हर कीमत पर बचाऊंगी। कोई भी शैतानी जाल, नापाक रूहें मेरे राह में हायल नहीं हो सकती। जंग जोश से नहीं होश से जीती जाती है, और ताकत के बजाय अक्ल व दानिश का इस्तेमाल करो। जो बातें बैना सतूर हैं उन्हें समझने की कोशिश करो। अभी वापस चली जाओ, रूहानी सफ़र में ख़तरा ज़्यादा है। अगर शैतानी कुव्वतों की नज़र पड़ गई और वो तुम्हारी रूह को कैद कर सकती हैं। यहाँ आना हो तो जिस्मानी हालत में आना, क्योंकि इसके पूरे इलाके में बदरूहें फैली हुई हैं। मशवरा माकूल था। मैं लौट आई और आंखें खोली तो उसी जगह बैठी थी जहां बैठकर वजीफ़ा कर रही थी। वही झाड़ियां, वही तालाब का किनारा, सब कुछ वैसा ही था। सिर्फ मंजर में थोड़ी सी तब्दीली आ गई। चांद कुछ ऊपर आ गया था और मैंने तमाम चीज़ें संभाली और खड़ी हो गई। मेरे अंदर अब नई तब्दीली आ गई थी और अब मैं पहले की निस्बत ज़्यादा कवी बन गई। दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हौसला ही नहीं, एक नई ताकत भी आ गई। और अब मैं वो पहले जैसी कमज़ोर लड़की ना थी। छोटी मोटी आमला बन चुकी थी और अरवा को बुलाने पर कादर हो गई। और ये एक और बहुत बड़ी कामयाबी थी, और मैंने उस कामयाबी पर खुदा का शुक्रिया अदा किया और आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चलने लगी। उस वक़्त मैंने महसूस किया था कि मेरी चाल में एक वक़ार, एक तमक्कनत आ गई है, लेकिन उस वक़ार में बुर्दबारी का एहसास भी था और मैं दुनिया को हकीर और ख़ुद को आला समझने लगी थी, मगर उसमें गरूर नहीं था। बस वैसा ही एहसास था जैसे किसी बड़े बच्चे के सामने खड़े होकर अपने बड़ेपन का एहसास होता है। और मैंने एक नज़र अतराफ पर डाली। पहले अंधेरे से, वीराने से इतना ज़्यादा खौफ तो आता नहीं था, मगर एक अजीब सा एहसास ज़रूर हुआ। अब वो एहसास भी ख़त्म हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा बेखौफ हो गई और किसी बहादुर सूरमा की तरह आगे बढ़ रही थी। किसी ऐसे सूरमा की तरह जिसे जंग में फतह याब होने के बाद तगमा देने के लिए बुलाया जाए और वो शान से सर उठाए आगे बढ़ता रहा।
اور میں اسی طرح آگے بڑھ رہی تھی اور گھر سے فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے یہ فاصلہ ہی ختم ہو گیا اور میں گھر کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ برآمدہ پار کر کے اندر آئی اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اس وقت بھی میرے ہاتھ میں کتاب تھی۔ کچھ دیر بعد لالٹین کی روشنی کو تیز کر کے میں نے اس کتاب کا بھرپور انداز میں مطالعہ شروع کر دیا، اور جیسے جیسے میں کتاب پڑھتی جا رہی تھی میری آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرے ابو کتنے قابل تھے، کتنا کچھ جانتے تھے، اور مجھے اس بات کا احساس بھی ہو گیا کہ میرے ابا کی موت میں میرا بھی ہاتھ ہے، اور اگر میں ابا کو اس دن سونے کا کڑا نہ دیتی اور ان کے دل میں بھی لالچ نہ آتا اور وہ نجس پیسوں کو ہاتھ نہ لگاتے تو یقیناً اس بے وقت کی موت کا دکھ مجھے نہ جھیلنا پڑتا۔ بس ایک لمحے نے ان کی زندگی بھر کی محنت غارت ہو گئی، اور ابو کی یاد آئی تو اپنا ٹوٹا بکھرا گھر یاد آ گیا اور میری آنکھیں بھر آئیں، اور کافی دیر تک میں بغیر آواز کیے روتی رہی۔ دل پر چھایا ہوا غم آنسوؤں میں ڈل گیا تو میں لیٹ گئی اور ذہنی رخ کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے دشمنوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہی راہ آسان تھی کہ اپنے اندر غصے کی لہر پیدا کر لوں، کہ کیونکہ کوئی سا بھی جذبہ ہو اگر غصے کا طوفان امڑ آئے تو وہ دوسرے تمام جذبوں کو اڑا دیتا ہے، اور دشمنوں کا خیال ہی غصے کو محمود کرتا ہے۔ اور میں بھی دشمنوں سے نمٹنے کا طریقہ سوچنے لگی، ڈھاکہ لوٹنے پر غور کرنے لگی، اور جن لوگوں کی وجہ سے میرا ہنستا بستا گھر ملبے کا ڈھیر بنا ہے، میری خوشیاں راکھ ہوئی ہیں، ان سے حساب کتاب چکتا کروں، اور گھر کے ملبے پر پہنچ کر اس کٹورے کو تلاش کروں جس میں پہلی بار سانپ کی شکل میں وہ یوگی نظر آیا، اور جس کی نئی زندگی کے لیے میں نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگایا تھا۔ اس ازلی دشمن کو وہیں تلاش کیا جا سکتا تھا۔ ہمارے گھر کے نیچے ایسا کچھ ضرور تھا جس کا صلہ یوگی سے ملتا تھا، اور اس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ وہ آرام سے سو رہا تھا کہ ابا کے کسی عمل نے اس کی نیند میں خلل کیا اور وہ بیدار ہو گیا، اور بیدار ہوتے ہی اس نے زندگی کی خوبصورتی کو قریب سے دیکھ لیا اور جی اٹھنے کے لیے پاگل ہو اٹھا۔ ایسے وقت میں ان سب سے آسان شکار میں نظر آئی اور میری زندگی میں زہر گھولتا چلا گیا۔ اتنی تباہ و بربادی کے بعد ہی صحیح، مگر مجھے ہوش تو آ گیا تھا، اور پھر میں اس مکان تک پہنچ چکی تھی کہ اس سے حساب چکتا کر سکوں، اس سے ٹکرا سکوں، اور پھر شنکر کو بھی سبق سکھانا تھا، کیونکہ اس نے بھی مجھے کمزور سمجھ کر ستایا اور میرے پیچھے پولیس کو لگایا۔ ان سب کے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے یہاں کا کام ختم کرنا ضروری تھا، اور فقیر بابا نے شاید امتحاناً مجھے اس گھر میں بھیجا تھا۔ ان کے آنے سے پہلے مجھے سونالی کو قید سے چھڑا لینا تھا، اسے یہاں سیٹ کر دینا تھا، اور اس طرح کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ مگر یہ مارکا کیسے سر ہو گیا؟ ابھی میں اسی سوچ میں تھی کہ برابر والے کمرے سے آتی ہوئی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اور یہاں پر میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتی ہوں کہ بنگال میں پختہ گھر خال خال تھے، اور زیادہ تر بانس چٹائیوں سے بنے گھر ہوا کرتے تھے۔ بانس کی ان مضبوط چٹائیوں کو بیڑا کہا جاتا ہے۔ جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ بیڑے کی بجائے ٹین کی چادروں سے گھر بناتے ہیں، اور موٹی موٹی شیتم شتیروں پر کھڑے وہ گھر دو منزلہ بھی ہوتے ہیں، وہ کہ دوسری منزل پر ہلکے سامان رکھے جاتے ہیں، اور 2-4 آدمیوں سے زیادہ کو رہنے کی اجازت نہ تھی۔ گھر ٹین کا ہو یا بیڑے کا، دونوں کی دیواریں اوزاروں کا راستہ روک نہ پاتی تھیں، اور برابر کے کمرے میں ہو رہی گفتگو بآسانی سنی جا سکتی تھی۔ میں بھی برابر والے کمرے میں ہی ہو رہی باتیں صاف سن رہی تھی۔ چاچی کہہ رہی تھی کہ میں تو کہتی ہوں کہ جو کرنا ہے آج کر دو، ورنہ یہ سب کے لیے درد سر بنی رہے گی، گھر کو تباہ کر دے گی۔ مگر چاچی، سونالی جب سے آئی ہے کسی کام میں دخل تک نہیں دیتی، اور ہمیں نقصان ہی کیا ہے۔ یہ آواز سونالی کے چچا زاد بھابھی نجمہ کی تھی۔ جوائنٹ فیملی ہونے کی وجہ سے سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اور ایک ہی گھر میں رہنے کی وجہ سے رنجش و بیزاری بھی ظاہر ہوتی تھی، اور میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ دونوں سونالی سے کھار کھاتی ہیں۔ ارے تو بہت بولی ہے کم بخت، کبھی اس کی آنکھوں میں بھی دیکھ، کیسی چمکدار آنکھیں ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کیوٹا کو کوبرا سانپ کی ہوں، اور ضروری نہیں یہ کوئی خاص عمل کر کے آئی ہے، اس لیے اس کی آنکھوں میں سمندر کی لہروں جیسی بے چینی لہراتی رہی ہے۔ اس حالت میں اس کا ہمارے درمیان رہنا بہت خطرناک ہے، اور اگر کچھ سیکھ کر آئی ہے تو کیا ہوا؟ ارے بے وقوف، وہ پہلے ہی آفت کی پرکالا تھی، کبھی کسی کی عزت کرتی تھی اور ہر ایک پر تنقید کرنا حق سمجھتی تھی۔ اب جادو سیکھ کر تو اور بھی خطرناک ہو گئی، اور پتہ نہیں کب کیا کر بیٹھے، کیا کر لے گی۔
ایک تو وہ پہلے ہی کریلا تھی، اب نیم چڑھائی ہے، اور گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے ٹونے ٹوٹکے کی زد میں وہ بھی آ سکتے ہیں۔ ارے کچھ نہیں ہوتا چاچی، وہ تانترک تویز گنڈے کرنے والی گلی گلی میں پائے جاتے ہیں، اور جب وہ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کیا کرے گی؟ جاہل کہیں کی، تو کبھی نہیں سمجھے گی۔ ارے تو بھول گئی، تیری شادی میں سب سے زیادہ اسی نے توڑچن لگائی تھی، اور وہ تو میرا جگر تھا کہ میں سب کے سامنے ڈٹ گئی اور تجھے اس گھر میں ہی کر کے چھوڑا، صرف اس لیے کہ تو میری مددگار بنی رہے۔ اے لو چاچی، یہ بھی بھولنے والی بات ہے، اور میں تیرے اس احسان کو کبھی نہ بھولوں۔ اگر تو نہ ہوتی تو مجھے انور کبھی نہ ملتے، اور سونالی اپنی سہیلی سے ان کی شادی کرا دیتی۔ قربان جاؤں میری لاڈلی، بس تو ہوشیار رہ، اور میں جیسے جیسے کہوں کرتی جا۔ سونالی کو اس گھر سے نکالنے کے لیے کمر کس لے، اور سن، بطول سے بھی ہوشیار رہنا، وہ بھی زہر کی پڑیا ہے، دونوں میں خوب چھن رہی ہے۔ بس چاچی تم دیکھتی رہو، اور میں نے پھر سے ان دونوں میں زبردست لڑائی نہ کرا دی تو میرا نام نجمہ نہیں۔ بڑی بہن بہن کہہ رہی ہے نا، پہلے کی طرح جوتیوں میں دال نہ بٹوائی تو کہنا۔ بس بیٹی تو آج ہی سے کوشش میں لگ جا، اور انور جب سونے آئے تو اسے بھی خوب چڑھا دینا۔ ٹھیک ہے چاچی، نجمہ نے کہا، اور میرے سینے میں تب ٹھنڈ پڑے گی جب وہ اس گھر سے دور ہوگی۔ اور اس دن پتہ نہیں کون سا منتر پڑ رہی تھی کہ کتنی ہی دیر تک میرے کمر پر لاٹھی برستی رہی، اور ابھی تک درد باقی ہے۔ اس بے عزتی کا بدلہ لینا ہی ہوگا، ورنہ مر کے بھی چین نہ ملے گا۔ چاچی نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، اور مسکرائے بغیر میں نہ رہ سکی۔ بس چاچی تو دیکھتی رہ، میں تیرا بدلہ کیسے لیتی ہوں، اور اسے اس کے بھائی دھکے دے کر یہاں سے نکالیں گے۔ ہاں دیر نہ کر چاچی، اگر تو کہے تو میں پتول کے چکر کی بات پھیلا دوں۔ ہاں اس کا کوئی چکر ہے کیا؟ بس اتفاقیہ مجھے معلوم ہو گیا کہ اپنے نور چچا ہے نا، ان کے بڑے بیٹے ناصر سے لیلا مجنوں کا کھیل چل رہا ہے، اور اس کا نام لے کر میں ایسا تماشا کھڑا کر دوں گی کہ دونوں بہنیں الجھ کر رہ جائیں، اور ہر طرف تھو تھو ہوگی۔ دادا کے کہنے پر یہ بات پھیلائی گئی ہے نا کہ سونالی ڈھاکہ میں تھی، اور میں وہ بات بھی کھول دوں گی، بس تو دیکھتی رہیو۔ میری دعا ہے کہ تو کامیاب رہے۔ اور بڑی بی نے گہری سانس لے کر کہا، اور میں تیرے ساتھ ہوں تو پہل کر کوئی ڈرامہ رچا اور پھر میرا کام دیکھ۔ ابھی مجھے پتول کی فکر لگ گئی کہ وہ بڑی معصوم سی لڑکی تھی، اگر کسی کو چاہتی ہے تو برا کیا ہے، اور ہر کوئی کسی نہ کسی کو چاہتا ہے، یہ اور بات ہے کہ چاہے جانے کی نوعیت کیا ہے، اور دائرے میں رہ کر چاہے جانے سے ہی عورت کی اہمیت کا احساس بڑھتا ہے۔ اگر یہ محبت پاک و پاکیزہ ہے تو میں اس کے لیے زمین ہموار کر دوں گی۔ یہ سوچ کر میں پھر سے ہمت انگوش ہو کر اپنی پوری توجہ ان کی گفتگو پر لگا دی، لیکن اب وہاں خاموشی تھی، کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا۔ شاید دونوں یا پھر دو میں سے ایک اس کمرے سے چلی گئی تھی، اور میں بھی کمرے سے نکل آئی۔ آنگن میں پہنچی تو جی خوش ہو گیا، پورا آنگن چاندنی میں نہایا ہوا تھا، اور میں ٹہلنے کے انداز میں آگے بڑھ رہی تھی کہ بطول کے کمرے پر نظر ٹھہر گئی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، اندر روشنی تھی تو مگر بہت ہلکی، شاید لالٹین کی لو دھیمی کر دی گئی تھی، اور اتنی ہلکی تھی مطلب تھا کہ وہ سو رہی ہے، اور جو سویا سو کھویا ہے، اور کہیں وہ جیتی بازی نہ کھو دے، اسے ہوشیار کرنا ضروری تھا۔ اور میں نے سوچا کہ ایک نظر دیکھ لوں، اگر جاگتی ہوگی تو اسے بتا دوں گی، اور یہ سوچ کر میں آگے بڑھی۔ اس کے دروازے پر پہنچی اور پلڑے کو دھکیلا، دروازہ کھل گیا اور میں اندر داخل ہوگی۔ اندر پہنچتے ہی میں ٹھٹک گئی۔ ٹھٹکنے کی وجہ خالی بستر تھا اور وہ کمرے میں نہیں تھی۔ رات کے اندھیرے میں ہر طرف ہو کا عالم تھا، اور ایسے وقت میں لوگ گھروں میں دبکے رہتے ہیں، اور وہ گھر سے باہر تھی، کہاں ہوگی؟ اور میں یہ سوچتی ہوئی عقبی دروازے کی طرف بڑھی، تبھی وہ دروازہ نہایت آہستگی سے کھل گیا اور پتول اندر داخل ہوئی، اور مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ رک گئی، اور میں نے اتنی دور سے بھی دیکھ لیا کہ وہ بوکھلا گئی ہے۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، اور میں نے اس سے کہا کہ میرے کمرے میں آؤ۔ وہ سہمی ہوئی ہرنی کی طرح ساتھ جھکائے میرے کمرے میں آ گئی، اور اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے میں نے برابر والے کمرے پر نظر ڈالی۔ اس کمرے میں روشنی ہو رہی تھی، اور میرے دماغ میں جھماکا سا ہوا، جب میں ان کی باتیں سن سکتی ہوں تو وہ بھی میری باتیں سنیں گی۔ اور یہ سوچ کر میں نے پتول کو آواز دی اور دیگی گھاٹ کی طرف مڑ گئی۔ اور بنگال کے گاؤں کیا، چھوٹے شہروں میں بھی عمارت کا دھار گھر کا تالاب ہوتا ہے۔ ہر گھر کے پیچھے بڑا سا تالاب ضرور بنوایا جاتا ہے تاکہ نہانے دھونے میں آسانی رہے۔ اس گھر کے ساتھ تالاب کی جگہ دیکھی تھی، یعنی اتنا بڑا تالاب جو جھیل کی طرح دور تک پھیلا ہوا ہو۔ تالاب میں اترنے کے لیے سیڑھیاں سی بنی ہوئی تھی،
और गर्म रातों में इन सीढ़ियों पर सोया भी जाता है, वरना आधी आधी रात तक लोग वहां बैठकर गप्पे लगाते हैं। और मैं पतोल को लेकर वहीं जा बैठी और फिर मैंने सिलसिला कलाम शुरू करने के लिए पूछा कि तुम कहाँ से आ रही हो। वो चोर बनी बैठी थी और उसने झुके सर को उठाए बगैर कहा, बस यूं ही टहलने चली गई थी। झूठ मत बोलो, तुम नासर से मिलने गई थी। और मेरी बात पर वो उछल पड़ी, हैरत से मुंह फाड़े मुझे देखती रही और फिर धीरे से बोली, आपसे किसने कहा? और तुमने पढ़ने के नाम पर नावलों कहानियों का अंबार जमा कर रखा है। बंकम चट्टोपाध्याय या शरत चंद्र चीटी, सराज इस्लाम की कहानियाँ हों, काजी नजरुल इस्लाम या राबंद नाथ टैगोर की नज़में हों, सब का महवर मोहब्बत है। और जब मोहब्बत के बारे में इतना पढ़ोगी तो जहन पर असर होगा ही, और यही असर किसी को चाहने पर मजबूर करेगा। मैंने हंसकर कहा, आपने सही अंदाज़ा लगाया। शायद ये इन्हीं नावलों का असर है कि मेरे दिल में आरज़ू मचलने लगी थी कि कोई मेरे जज्बों को समझे, मुझे चाहे और मैं किसी की जोगन कहलाऊं, किसी के इश्क में निखरूं, बनूं संवरूं और मैं भी किसी को इंतज़ार दूं, तो वो भी सरापा इंतज़ार बनकर मुश्ताक़े दीद की तस्वीर बन जाए। और जब करीब रहूं तो बहारें भी करीब हो जाएं। और मैं उसकी शायराना बातें सुनकर हैरान रह गई। किताबें पढ़ पढ़ कर तो वह पिंडत बन चुकी थी और पूरी इलामा दहर। और इसकी बात पर मैं सिर्फ सर हिलाकर रह गई और वह बोलती रही। और मेरी खोजी मन ने स्याह नज़रों ने बहुत से साहलों की सैर की। तन की तालाब ना सही, मन के बेशुमार समंदर नापे, तब कहीं जाकर नासर की कुर्बत मिली। वरना मैं तो संजीदा और कुछ रेज रूसी लड़की थी जिसे नजरे रुल गीत, गुलाब के फूल और बांसुरी की उदास धुनें पसंद थीं। और ठहरी हुई जिंदगी, सुकून, थोड़ी सी सहेलियाँ और थोड़ी सी सैर की शैक थी। लेकिन ना जाने कैसे नासर बांसुरी सुनाते सुनाते मेरे दिल में उतर गया। तुमने मोहब्बत की, मोहब्बत करना बुरी बात नहीं, और मोहब्बत तो खुदा के भी करीब कर देती है, बशर्ते दिल साफ हो, पाकीज़गी हो। याद रखना, जिंदगी के कमार खाने में वक़्त अपनी बाजियाँ चलता है और इंसान आने वाले लम्हों को खुशगवार बनाने के लिए मौजूदा लम्हे दाव पर लगा देता है। मगर इस गैम्बलिंग में मोहब्बत बहुत कम होती है। मोहब्बत के जो लम्हे मैसर हों वही बहुत हैं, और इसलिए मोहब्बत की कदर करो। नासर से मिलने की बजाय कानूनी तौर पर उसकी हो जाओ। मैं यही चाहती हूँ और नासर वो भी यही चाहते हैं, तो फिर देर कैसी? मैं कल ही अनवर इमामी से बात करती हूँ। और फिर कुछ ठहर कर बोली, चलो ज़्यादा देर बैठना मुनासिब नहीं। और यह कहकर मैं उठ खड़ी हुई और हम दोनों टहलने के अंदाज में चलते हुए आंगन में आए। और फिर मैंने कहना, याद रखना पतोल, सच्चाई, लगन, हौसला और मोहब्बत जहाँ यकजा होते हैं वहाँ कामरानियों के सरूर तरू होने लगते हैं। और वफा की मदम भीनी भीनी खुशबू किरणों की संगत में हर घर हर नगर अपनी शिनाख्त करवाने पहुँच जाती है कि सुनो देखो, मैं मोहब्बत हूँ, मैं लगन हूँ और मैं सच्चाई हूँ, खलूस हूँ। इसलिए मोहब्बत की कदर करना। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द तुम्हें नासर की बनवा दूँ। आप जो कहेंगी मैं करूँगी। और मैं अपने कमरे में लौट आई। कमरे में पहुंचकर मैंने खुद को बिस्तर पर गिरा दिया और सोचने लगी कि अनवर मामी से मैं कैसे बात करूं और किस तरह उन्हें तैयार करूं। और पहले हर रोज़ मेरे पास नोटों का एक बंडल आ जाता था, मगर अब वो सिलसिला नहीं रहा, वरना मैं दौलत की चमक दमक दिखाकर उन लोगों की आंखें खैरा कर देती। जब से उस पुर इसरार हस्ती से राब्ता मुंतक़ी हुआ, तभी से नोटों की आमद का सिलसिला बंद हो गया। और ये सिलसिला फिर से कैसे शुरू हो, और मैं उस पर गौर करने लगी। तभी मेरे जहन में रूह की बुलाने का ख्याल आया और मैं उठ बैठी। जल्दी जल्दी वज़ू किया और मुसल्ला बिछाकर बैठ गई। 2 रकत नमाज इस्तिगासा पढ़ी और उसका सवाब तमाम अरवाह सालिहीन को बख्श दिया। और फिर वो मखसूस दुआएं जो तलब अरवाह की हैं पढ़ने लगी। विर्द अपने अरूज पर था और मैं रुक रुक कर उसी दोशीदा को आवाज़ दे रही थी। और फरहत एक पाक रूह थी और बेकौले उसके ज़िंदगी में जिसका किरदार जैसा होता है, मरने के बाद भी वो किरदार बाकी रहता है और उसकी रूह भी उसी किरदार की हामल होती है। उस लड़के की रूह अच्छी थी, इसलिए मशवरे भी अच्छे दे सकती थी। इसीलिए मैंने उसे तलब किया कि वो आकर मुझे इस मसले का हल बताए। और मेरी थोड़ी सी कोशिश रंग लाई और वो हाज़िर हो गई। यूं लगा जैसे धुएं का मरगोला सा खिड़की से दाखिल हुआ और कमरे में गर्दिश करते करते सफ़ेद ह्योले में तब्दील हो गया। ह्योला मुकम्मल हुआ तो मैंने पहचान लिया ये उसी लड़की की रूह थी। मैंने सलाम किया और वह जवाब सलाम देकर मुअद्दब अंदाज में खड़ी हो गई।
فرحت जानती हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है, मैंने रसान से पूछा। अपनी मदद के लिए, और इस वक्त तुम्हें पतोल की फिक्र खाई जा रही है, फरहत ने जवाब दिया। तो मुझे क्या करना चाहिए? पतोल की मदद। चलो अच्छा हुआ तुमने मेरी तायद कर दी, और मैं खुद भी यही चाहती हूँ, और उसके लिए तुम्हारी मदद दरकार है। बोलो मुझे क्या करना है? फरहत के लहजे में इस्तजाब था। और मुझे इतनी रकम ला दो कि मैं एक का मुंह बंद कर दूं, मैंने हंस कर कहा। नामुमकिन, ये मैं नहीं कर सकती, अफसोस बड़े लहजे में वो बोली। क्या? मैं गोया हैरत से उछल पड़ी। रूह तो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। ये किसने कहा? रूह से ज़्यादा कोई मजबूर नहीं होता। चालाक लोगों ने मासूम फितरतों को ठगने के लिए ऐसी कहानियां गढ़ी हैं कि रूह जो चाहे कर दे, ऐसा मुमकिन नहीं। और रूह किसी ठोस चीज़ को उठा नहीं सकती, किसी को धक्का देकर गिरा नहीं सकती। अगर गिराना होगा तो वो ये कर सकती है कि किसी ऐसी चीज़ को जो हवा के धक्के से गिर सकती हो गिराएगी, जिसकी वजह से रूह का शिकार फिसल कर गिरेगा, यानी वो नज़र ना आकर ऐसे अमूर अंजाम दे देगी कि मतलूब हासिल हो जाए और मैं रकम ला नहीं सकती, मगर ऐसा इंतज़ाम कर सकती हूँ कि तुम्हें रकम मिल जाए। मसलन रेस कोर्स में कौन सा घोड़ा जीतेगा, प्राइज बॉन्ड का नंबर कौन सा निकलेगा, या किस काम में मुनाफा ज़्यादा होगा, ये बता सकती हूँ। तो फिर तुम ही बताओ मैं कैसे पतूल को उसका प्यार दिलाऊं? बहुत आसान है, मैं नासर की माँ के खाने में छिपकली गिरा दूंगी और वो खाना खाते ही बीमार हो जाएगी। तुम जाना उसे ढेर सा घी पिला देना और छिपकली के जहर का असर ज़ायल हो जाएगा और वो लोग तुम्हारे मशकूर रहेंगे, बस तुम बदले में नासर को मांग लेना। हाँ ये सही है, मैंने उसके मशवरे की तायद कर दी। अच्छा तो मैं चली और तुम कल शाम में नासर के यहाँ चली जाना। कोशिश करना कि खाने के वक्त तक वहीं रहो। और ये कहकर फरहत फिर से धुएं के मरगोले में तब्दील हो गई और इसी तरह जैसे आई थी खिड़की के रास्ते बाहर निकल गई। अब कमरे में मैं थी और सोचों की यलगार, और मैं इस मरहले को बखूबी अंजाम देने पर गौर करने लगी। सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंखों में नींद की देवी चुपके से उतर आई और पलकों की चिलमन को गिराकर बैठ गई और मैं दुनिया माफिया से बेखबर हो गई। सुबह मुर्ग की बांग के साथ मेरी आंख खुल गई और बावर्ची खाने से धान कोटने की आवाज़ आ रही थी। धान को ढीकी में डालकर कूट कर चावल निकालना बंगाल के रोज़मर्रा में दाखिल था और घर की बेटियां और बहुएं सूरज निकलने से पहले ये काम संभाल लेती थीं ताकि नाश्ते में चावल खाए जा सकें। आमतौर पर बावर्ची खाने 15-20 फुट से कम ना होते थे और मैं उसी वसीओ अरीज बावर्ची खाने में पहुंची तो अंदर के अंधेरों को दूर करने के लिए लालटेन जल रही थी और लालटेन की जर्द रोशनी में 3 औरतें मिल हिलकर पैरों से ढीकी चला रही थी और धान कूट रही थीं। और फिर पतोल ने मुझे देखा और बोली, अरे आपा, आप आज इतने सवेरे कैसे उठ गई? और तुझसे एक काम था, ऐसा कर कि तू मेरे कमरे में आ जा, कुछ बातें करनी हैं। और ये कहकर मैं अपने कमरे की तरफ लौट आई। पतोल हाथ पैर धोकर आ गई और मैंने उसे बैठने के लिए कहा और फिर सरगोशी में बोली, देख पतूल, जब से मैं कैद से फरार हुई हूँ मेरे ज़हन पर धुंध छाई हुई है और मैं किसी को भी पहचान नहीं पा रही। तू ऐसा कर, मुझे नासर के घर वालों के बारे में पूरी तरह समझा दे कि बातें करने में आसानी रहे। क्या उन लोगों के यहाँ जाएंगी? हाँ, आज दोपहर में ही उन लोगों से मिलने जाऊंगी। ठहरिए, मैं एल्बम ले आती हूँ और तस्वीरों में उन्हें देखकर ज़हन नशीन कर लें। ख्याल बुरा नहीं। और उसके जाने के बाद मैंने सोचा कि इस तरह से मैं एक एक को शक्ल से पहचान लूँगी। पतोल 1 मिनट से भी कलील वक्फे में एल्बम ले आई और फिर उसमें से सजी ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें दिखाने लगी और मुख्तलिफ तकरीबात की तस्वीरें थी। उस भीड़ में वो फर्दन एक एक को मुतारफ़ कराती चली गई और मैंने सब की शक्लें ज़हन के कैनूस पर मुंतक़े कर लीं। और फिर नाश्ता करके मैंने कुछ देर आराम किया और सारे वक्त पतूल मुझे ब्रीफ करती रही और एक एक बात, एक एक की आदत, यहाँ तक कि किससे कौन जलता है ये तक बता दी। और इस अरसे में सूरज काफ़ी चढ़ आया और मैं नासर के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। उसका घर ज़्यादा दूर भी नहीं था और महल्ले के आखिरी सिरे पर था। दरमियान में 8-10 तालाब और मकान थे और मैंने जल्दी मेकअप किया। उस दौर में मेकअप के नाम पर सिर्फ फेस और टालकम पाउडर, तिब्बत स्नो और सुर्ख लिपस्टिक राय थी या फिर नील पॉलिश। और मैंने तिब्बत स्नो लगाकर फेस पाउडर लगाया और लिपस्टिक फेरी और फिर बाहर जाने के लिए निकल पड़ी। और मुझे तैयार होता देख कर नजमा ने मुँह बना लिया और मैंने हंस कर उसे दरगुजर किया कि जलने वाले जलते रहें, मैं तो अपना काम करूँगी। और फिर तेज कदमों से आगे बढ़ती चली गई। ये चंद फरलांग की दूरी तय करके मैं नासर के दरवाजे पर पहुंची
کہ बैठक खाना में बैठे लोग मुड़ मुड़ कर दरवाजे से बाहर मुझे देखने लगे और मैं उनकी चुभती नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए बरामदे पर पहुंची और फिर दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। घर की औरतें मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ थीं और कोई धान उबाल रही थी तो कोई धान सुखा रही थी और मैंने ज़ोरदार आवाज़ से सलाम किया और मेरी आवाज़ पर सब चौंक गई और अपना अपना काम छोड़कर मेरे गिर्द जमा हो गई। और बेटी, कैसे हमारी याद आ गई, तुमने तो हमें बुला ही दिया। नासर की माँ अनवर इमामी ने मेरे सर पर हाथ रखकर दुआ देते हुए कहा, आपा यहाँ आ जाएं। नासर की छोटी बहन ने चारपाई पर चादर डालकर कहा और मैंने बैठते हुए कहा, मामी आपने भी तो हमारी तरफ आना छोड़ दिया। बस बेटी, ये बुढ़ापा भी तो एक मर्द है, कुछ करने ही नहीं देता। घर से बाहर निकलो तो घुटने में दर्द शुरू हो जाता है, गैंठिया का दर्द भी तो जान को आ गया। आपा आज खाना हमारे साथ खाए ना, बलसा पक रही है। और नासर की बहन ने फरमाइश करके मेरी मुश्किल आसान कर दी। और यूँ भी बंगालियों की पसंदीदा मछली हिलसा है, इसलिए मैंने भी मुस्कुराकर असबाब में सर हिला दिया। बात खाइएगा या पुलाव बनवा दूं, उसने पूछा। और बंगालियों में पुलाव बनाने का अपना अंदाज है। जिस तरह हलवे में चीनी के साथ हल्का सा नमक भी डालते हैं, उसी तरह पुलाव में सिर्फ घी और दार चीनी, उसके अलावा कोई और मसाला नहीं डालते। और मुझे ऐसा पुलाव जहर लगता था, इसलिए हंस कर बोली, नहीं बात चलेगा। और बंगाली दोपहर का खाना 12-12 बजे तक खा लेते हैं, क्योंकि नाश्ते के वक़्त करते हुए और रात का खाना मगरिब के फ़ौरन बाद खाते हैं। फजर की नमाज पढ़कर नाश्ता करो और ज़ोहर की नमाज से पहले और मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद खाना खा लेने से रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। जबकि वहीं बंगाल में उर्दू बोलने वाले उल्ट करते हैं। नाश्ता सुबह 10 बजे और खाना 1:30-2 बजे और रात का खाना 9-10 बजे। इसी वजह से तो बंगाली कहते थे कि बहारियों से हमारी कोई चीज़ नहीं मिलती। और मैं बहारी होकर भी उनमें इस तरह घुल मिल गई कि उनकी आदत व अतवार भी मेरे अंदर रच बस गई थी। कुछ ही देर में खाना लगा दिया गया और ऐन उसी वक़्त चाची जी कमरे में आई। उन्हें देखकर मामी ने अपने साथ बिठा लिया और एक ही दस्तरख्वान पर हम सब बैठे थे। सब के सामने बड़े बड़े कटोरे थे जिनमें शोरबे में डूबी हिलसा मछली थी। और अभी हमने खाना शुरू ही किया था कि मेरी तेज नज़रों ने भांप लिया कि छत से कोई चीज़ मामी के प्याले में गिरी और मेरा दिल धड़क उठा। मैं समझ चुकी थी कि ऊपर से छिपकली गिरी है और ये काम फरहत ने किया है। अब मेरी इम्तहान की घड़ी आ चुकी थी और मुझे घी का इंतज़ाम करना है। ये सोचते हुए मैंने नवाला उठा लिया था कि मामी तेवरा कर गिरी। हाय अल्लाह, ये क्या होगा, चाची चीखने लगी। नासर की बहन दूर उन्हें सहारा देने लगी और वह बिठाने की कोशिश कर रही थी और उनके मुंह से नीला नीला झाग निकल रहा था। छिपकली का जहर असर कर रहा था और मैं यही कुछ सोचते हुए बोली, इन्हें उठाकर बाहर आंगन में लाओ, हल्क में कांटा लग गया होगा। नासर की बड़ी भाभी बोली, अरे नहीं, कांटा फंसने से नीला झाग नहीं निकलता, कुछ और बात है, फ़ौरन घी लाओ, इन्हें पिलाना होगा। और मेरी आवाज़ सुनते ही चाची ने अपने सीने पर 2 हत्थर मारकर कहा, हाय रे कमबख्त, तुझे मौत आए ना सोनाली, तूने मेरी बहन को जहर दे दिया और इसीलिए आज आई थी। अरे कमबख्त, नासर का रिश्ता नहीं डाल रही थी तो क्या हुआ, किसी की भी जान तूने नहीं लेनी चाहिए। और चाची के बयान ने मुझे गुस्सा दिला दिया और ये अपनी फितरत से बात नहीं आई थी और वह चीखे जा रही थी, हाय इसी सोनाली की बच्ची ने कुछ किया है, इसे छोड़ना नहीं। बाहर से मर्द आ गए थे और नासर ने जल्दी से मामी के प्याले को उलट दिया, लेकिन यह क्या, उसमें छिपकली की बजाय तीनिया सांप का बच्चा मरा पड़ा था। और 1.5 इंच का ये ब्राउन कलर का सांप किस कदर जहरीला होता है मुझे पता था। और मुझे फरहत पर गुस्सा आने लगा कि उसने छिपकली की बजाय सांप क्यों डाला। तभी मेरी नज़र मंडेर पर पड़ी, वहाँ फरहत बैठी थी और इशारे से बता रही थी कि उसने सांप नहीं गिराया। अगर उसने नहीं गिराया तो फिर किसने गिराया। और मैं सोचे जा रही थी कि चाची मेरे खिलाफ उन लोगों को उकसाए जा रही थी और फरहत के इशारे पर मैं हैरत रह गई। सोच रही थी कि अगर ये सांप उसने नहीं गिराया तो फिर किसने गिराया। इस मसले का हल क्या है, क्योंकि अगर अनवर इमामी को कुछ हो जाता तो चाची मेरे चेहरे पर कालक मल देगी और चाची से बचने का तरीका यही है कि नूर इमामी पर जहर न चढ़ने पाए, जहर का तरियाक कर लिया जाए। मगर ये कैसे हो, इसी पर गौर करते हुए मैंने सोचा कि फरहत से मशवरा कर लूँ और ये सोच कर मैं फरहत की तरफ बढ़ी। ए फरहत, तूने खुद ही करीब आकर कहा कि तुम कुछ बोलना नहीं, वरना लोग तुम्हें पागल समझेंगे, क्योंकि ना मैं किसी को नज़र आ रही हूँ और ना किसी को मेरी आवाज़ सुनाई देगी।
اگر تم بولو گی تو انہیں صرف تمہاری آواز سنائی دے گی، اس لیے صرف سنو اور عمل کرو۔ اور فرحت بولتے بولتے کچھ اور قریب آ گئی، کیونکہ اس وقت وہ کمرہ مچھلی بازار بنا ہوا تھا۔ فرحت نے بالکل قریب آ کر کہا کہ اسے کم سے کم ایک پیالہ گھی پلا دو اور معدہ بالکل صاف ہو جائے، اور سر پر لگاتار پانی ڈالتی رہو تاکہ یہ سو نہ پائے۔ گھی زہر کو حل ہونے نہیں دے گا، اور یہی تریاک ہے۔ اور میں نے یہی بات وہاں کھڑے ناصر کو سمجھائی، اور میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اور پھر میں نے انہیں نہانے کا حکم دیا اور انور مامی کو اٹھا کر ٹیوب ویل کے نیچے لے آیا۔ تمام لوگ لگاتار ان کے سر پر پانی ڈالتے رہو، اور میں جڑی بوٹی لے کر آتی ہوں، سانپ کا زہر فوراً اتر جائے گا۔ یہ کہہ کر میں ان کے گھر سے نکل آئی اور سونالی کے گھر پہنچ کر ابو والی کتاب میں سانپ کے متعلق دیکھنے لگی۔ ایک جگہ سانپ کا جھاڑ نظر آ گیا، اور میں نے ان آیات کو ذہن نشین کر لیا اور اسی تیزی سے لوٹ آئی۔ مامی کے سر پر لگاتار پانی ڈالا جا رہا تھا، اور میں نے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا وہی آیات پڑھنا شروع کر دی، اور فوراً ہی اثر ہوتا نظر آ گیا۔ اور مامی جو بار بار جھٹکے لے رہی تھی، سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی، وہ شکایت دور ہو گئی، اور پھر یکا یک انہیں بڑی سی الٹی ہوئی، اور متلی بالکل براؤن تھی۔ اور میں نے پھر سے گھی پلانے کو کہا تو دوبارہ مزید متلی ہوئی، اور آخری متلی بالکل صاف ہوئی تو میں نے کہا اب انہیں بستر پر لٹا دیں، زہر اتر چکا ہے۔ چاچی کا بیان ہنوز جاری تھا، اور وہ اس بات کی ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہی تھی، مگر میں مطمئن تھی، کیونکہ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ ان کی بات پر کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا، اور شاید اس لیے کہ سب ان کی فطرت سے واقف تھے۔ اچھا میں چلتی ہوں، یہ کہہ کر میں باہر آئی، اور یوں بھی مامی کی حالت بہت تا حد تک سنبھل چکی تھی، اور پھر مجھے چاچی پر بار بار غصہ آ رہا تھا کہ وہ خواہ مخواہ میری دشمن بنی ہوئی ہیں، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار ایسی سزا دوں گے کہ دنیا عبرت لے گی۔ اور گھر پہنچ کر میں نے خود کو بستر پر گرا دیا۔ مجھے لیٹے ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ باہر سے شور ہوا، اور کئی آدمیوں کی زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگی، اور میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ تبھی پتول گھر میں داخل ہوئی، اور اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، رنگت اڑی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سخت خوفزدہ ہے۔ اور اس نے پریشان لہجے میں بتایا، آپا باہر بابل بہت سارے گنڈوں کے ساتھ آیا ہے، اور اس کے ہمراہ ایک تانترک بھی ہے، آپ کو چیلنج دے رہا ہے۔ اور میں سمجھ گئی کہ بابل مجھ سے بدلہ لینے آیا ہے۔ گنڈے موالی اپنی دھاک پر زندہ رہتے ہیں، اور ایک عورت کا تمانچہ مار دینا اس کی شہرت پر دبا تھا۔ ہوٹل والے سے یہ بات چاروں طرف پھیل گئی ہوگی، اور کمزور اپنا بدلہ زبان سے لیتا ہے، اس سے شہر میں اس کے ہاتھوں ذکر اٹھانے والوں کی کمی نہ ہوگی، اور ایسے ہی لوگ دل کی بھڑاس مٹانے کے لیے اس رات کی بات کو خوب اچھال رہے ہوں گے۔ کسی کی بزدلی کا قصہ اچھلے تو اسے غصہ آتا ہی ہے، اور بابل کو بھی آ رہا ہوگا، اسی لیے وہ بدلہ لینے آیا ہے، اور اسی رات دیکھ چکا تھا کہ میرے گھونسے نے اسے زمین چٹا دی تھی، اس لیے وہ اس بار تانترک کو لے آیا، اور تانترک کتنا ہی تنتر منتر کیوں نہ جانتا ہو، وہ میرے مقابل نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ میرے پاس رحمانی علم ہے، اور اس یقین نے مجھے شیر بنا دیا۔ اور میں نے پتول سے کہا چلو میں دیکھتی ہوں کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ باہر آئی تو حیران رہ گئی۔ بابل گھر کے احاطے میں کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ 3 آدمی تھے، اور وہ 2 ہی صورتیں ہی اس کے چمچے نظر آ رہے تھے، مگر تیسرا شخص عجیب سے حلیے میں تھا، لمبی سی چونچ والی داڑھی جس میں بال گنتی بھر تھے، اس لیے داڑھی عجیب سی لگ رہی تھی۔ سر کے بال شانوں سے بھی نیچے تک تھے، اور جن میں جٹ پڑ گئے تھے، اور بدن پر کپڑوں کے نام پر صرف ایک سرخ لنگوٹ تھا، اور ناخن بھی کافی بڑے ہوئے تھے، گویا وہ سرتاپا کری تھا۔ اور مجھے دیکھتے اس کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی، اور بابل چیخا یہی ہے وہ۔ ہاں میں پہچان گیا ہوں، اس سادھو نے کہا۔ کیوں آئے ہو؟ تجھے سزا دینے، کتے کی موت مارنے آیا ہوں، وہ دانت نکال کر بولا، اور سادھو کا جملہ سن کر میرے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ یقیناً چہرہ بھی غصے سے تمتما اٹھا ہوگا، اور میں نے جلالی کیفیت میں بولی، تم حد سے بڑھ رہے ہو، اور میرا مشورہ ہے کہ اپنی زبان کو لگام دو۔ اور وہ تلملا کر بولا، کسی اور پر آنکھیں لال پیلی کرنا، اور میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ خبیث، تجھے دیوی دیوتاؤں کی شکتی پر گھمنڈ ہے، اور میں یہ تیرا گھمنڈ چور چور کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، تو اپنی گندی قوتوں کو آزما لے، اور تیری آنکھوں کی پٹی بھی کھل جائے گی۔ یہ کہہ کر میں نے اس سادھو کی طرف دیکھا، اور وہ مجھے بری طرح گھور رہا تھا، اور جیسے اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے نگل جائے گا، اور میں دل ہی دل میں فرد کو بلانے والے الفاظ کا ورد کرنے لگی۔ وہی ایک ہستی تھی جو اس وقت میرے کام آ سکتی تھی۔
मैं बरामदे में खड़ी थी कि मेरे बराबर में पतोल और दूसरी औरतें खड़ी थी। जब ते बरामदे के नीचे बाबल और उसके साथी खड़े हुए थे जो यकीनन तमाशबीन थे, और मैंने उन पर से नजरें हटाकर साधु की तरफ देखा। वो कुछ कहना चाह रहा था, होंठ भी हिल रहे थे, लेकिन आवाज गायब थी, और फौरन ही उसे एहसास हो गया कि वो आवाज से महरूम हो चुका है। तो वो बुरी तरह घबरा गया और उसकी आंखों में गुस्से की बजाय उलझन के तासरात तैरने लगे। वो तलमलाकर झुका और चुटकी भर मट्टी उठाकर कुछ पढ़ने लगा, और फिर उसने वो मट्टी मेरी तरफ उछाल दी। मट्टी हवा को काटती हुई मेरी तरफ बढ़ी, और उस साधु की तरफ मैं भी हैरत ज़दा रह गई, क्योंकि वो मट्टी सुर्ख सुर्ख गुलाबों के गुलदस्ते में तब्दील होकर मेरे कदमों में आ गिरी। इतने लोग खड़े थे, उसके बावजूद वहां मौत का सन्नाटा तारी था। हर शख्स सकते के आलम में खड़ा था, और साधु के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था, और मैं उसे तंजिया नजरों से देख देख कर मुस्कुराए जा रही थी। गुलाब के फूल मेरे कदमों में पड़े थे, और मैंने साधु को मुखातब करते हुए कहा, परेशान न हो, अभी और भी तंत्र मंत्र याद होंगे। बहुत कुछ सीखा है ना तूने, आजमा कर देख लो। दिल की भड़ास निकालने के लिए कोई और हरबा आजमा लो। और साधु बार बार कुछ कहने के लिए मुंह खोलता और फिर बंद कर लेता। उसकी बेबसी दीदनी थी। गुस्सा इंसान को पागल बना देता है, और मैंने इत्मीनान से कहा, और पागल शख्स का कोई भरोसा नहीं किया कि क्या बक जाए, और इसीलिए मैंने तुम्हारी कुव्वत गोयाई सलब कर ली। और साधु बेचारगी के आलम में उछल रहा था, और मैंने नरमी से समझाने के अंदाज में कहा, जल्दबाजी का काम उल्टा होता है, हर काम सोच समझ कर अंजाम देना चाहिए। तुम्हें बगैर किसी दुश्मनी के यहाँ चले आए, और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। और साधु का अजब हाल था, वो किसी वैशी दरिंदे की तरह इधर से उधर टहल रहा था। उसकी कफियत में सरे मुंह कोई फर्क नहीं आया, और मैंने दोबारा उसे समझाने की कोशिश की कि तुम जो कोई भी हो, मेरा मशवरा है कि गुस्सा थूक कर लौट जाओ। जवाब में उसने मुंह बनाकर जमीन पर थूक दिया, और उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। और फिर वो अचानक मुड़ गया। कोई 10 कदम की दूरी पर एक थैला रखा हुआ था, और वो कपड़े के उस थैले के करीब पहुंचा और झुक कर उसमें से कुछ निकालने लगा। और मैं बेगौर उसे देख रही थी कि उसने अंदर से 2 छोटी छोटी कंकरियां निकाली, और उन्हें कुछ पढ़कर मेरी तरफ उछाल दिया। कंकरियां आकर मेरे कदमों में गिरी और फूंकारते हुए सांप की शक्ल में ढल गई। वो तादाद में 2 सांप थे, जो निहायत खतरनाक अंदाज में फूंक फूंक करते हुए मेरी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे, और उन्हें देखकर मेरे अंदर खौफ की लहर सी दौड़ गई। मगर तभी आसमान से 2 बाज झपटे और अपने पंजों में दोनों सांपों को पकड़कर उड़ा ले गए, और ये सब कुछ पलक झपकते में हो गया। मैंने महसूस कर लिया था कि साधु बहुत ज्यादा बेबसी में है, और वो बोलने की कोशिश कर रहा है, मगर माजूरी ने जकड़ लिया है, और वो चाह कर भी बोल नहीं पा रहा, और उसका चेहरा जर्द हो गया था। आंखों में बेबसी थी, और वो कुछ देर तक मेरी तरफ मल्तजी नजरों से देखता रहा, और फिर दौड़ कर मेरे कदमों में गिर गया। और मैं जो एक मामूली सी लड़की थी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। और फिर भी मैंने बड़ेपन का मुजाहरा किया और कुछ पीछे हटकर बोली, जा, मैंने तुझे माफ़ किया, और खुद को तू बलवान समझता है, और तू बलवानों जैसी शान पैदा कर। कमज़ोरों से अच्छा सलूक करने की अल्लाह तुझे तौफीक दे। जा, मैंने तुझे माफ़ किया। और फिर मैंने बाबर की तरफ देखा, जो हौनक बना खड़ा था, और मैंने उसे मुखातब करके कहा, याद रख, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और अगर अब फिर कभी ऐसी हरकत की और किसी को मेरे मुकाबले पर लेकर आया, तो तुझे हमेशा के लिए निशानी इबरत बना दूंगी। चल अब यहाँ से भाग ले। और मेरा इतना ही कहना काफ़ी साबित हुआ। बाबुल और उसके साथी और वो साधु सब के सब सर पे पांव रखकर भागे। वहां खड़े लोगों ने, पतोल ने, उस घर के वालों ने मेरी फतह की खुशी में जोरदार नारे लगाए, और पतोल बोली, आपा, आप तो बहुत कुछ सीख आई हैं, अब हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकेगा, सब हमसे डरे रहेंगे, मगर तू मुझसे मत डरियो, चल अंदर चल। ये कहकर मैं मुड़ गई, और अपने में कमरे में पहुंचकर मैंने खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। थकन महसूस हो रही थी, इसलिए कुछ देर आराम करना चाहती थी, लेकिन क्या करती कि आराम मेरी किस्मत में था। मैंने जूं ही आंखें बंद की, मेरी नज़रों के सामने मेरा मजलूब बाप, प्यारी अम्मी और छोटे बहन भाइयों की छवि लहराने लगी, और मुझे ऐसे लग रहा था कि वो सब मुझसे तकादा कर रहे हों कि हमारी मौत के जिम्मेदार से बदला क्यों नहीं ले रही, और अब तुम एक कमज़ोर लड़की नहीं रही, अच्छा खासा इल्म सीख कर चुकी हो, और रूह से भी राब्ता है, और फ़कीर बाबा भी मदद पर आमादा हैं, फिर देर कैसी, उस बदबख्त से बदला लो। हाँ, मैं बदला लूँगी। खुद को कमज़ोर जानकर उसके इशारों पर चलती थी, अब उसे चलाऊंगी। अगर वो अपनी मौत नहीं मरा होगा
तो उसे अपने हाथों से मारूंगी, और वह मुझे मुकद्दस ताबूत पर भेज रहा था अपनी जिंदगी हासिल करने के लिए, और मैं उसे उसी ताबूत में दफन कर दूंगी। यही कुछ मैं सोच रही थी, और आप मेरे होंठों पर मुस्कुराहट खींच आई, क्योंकि सामने एक दुश्मन को भुला बैठी थी। सदर्शन की कैद से सोनाली को भी तो आज़ाद कराना था, और फकीर बाबा ने शायद इसी मकसद के लिए मुझे यहाँ पहुँचाया था। अभी तो उससे निमटना था, कैसे निपटूं, और मैं उस पर गौर करने लगी। तभी मुझे बराबर वाले कमरे की आवाज़ सुनाई दी, और चाची वाकई सोनाली बहुत बड़ी तांत्रिक बनकर लौटी है, और साधु को कैसे उसने शिकस्त दे दी। हाय रे, अब तो ये बहुत खतरनाक बन गई, और मेरा ख्याल है कि चुपके चुपके हम उसका तोड़ भी करते रहेंगे, और मैं इधर उधर से पता करती हूँ, शायद कोई बड़ा तांत्रिक मिल जाए जिससे उसका मुकाबला करा दूंगी, और वो खुद ही उसे उसके अंजाम पर पहुंचा देगा। चाची बोली। ख्याल बुरा नहीं है, नजमा ने जवाब दिया, और ये दोनों कुत्ते की दुम हैं, सीधी होकर नहीं दे रही, और इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैंने सोचा, और मुझे बार बार उन पर गुस्सा आ रहा था, मगर उन्हें माफ़ करना भी ज़रूरी था कि ये दोनों भी सोनाली के ख़ानदान का हिस्सा थीं और नादान भी थीं। जोशे रकाबत में मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, वरना ये तो मेरे लिए मच्छर की मिसाल थी, और मैं जब चाहती उन्हें मसल देती। वो चांदपुर वाले मामा ने किसी पहुंचे हुए पीर बाबा का पता बताया था ना, आप ऐसा करें कि उनके पास चले जाएं, शायद वो पीर बाबा कोई रास्ता निकालें, उस जादूगरनी से हमें निजात दिला दें। ऐ बेटी, मुझसे 2 कदम दूर चला जाता नहीं, इतना लंबा सफ़र कैसे करूंगी, चाची ने कोरा जवाब दिया। बस तो फिर आराम से खुद भी बैठो, और मुझे भी इसकी मक्खन पालिश करने दो, उसकी हाँ में हाँ मिलाकर मैं अपना उल्लू सीधा कर हिलूंगी, नजमा ने जल कर कहा। अरे बदबख्त, ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रही हूँ? तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, वरना मेरा क्या है, मैं तो कब्र में पैर लटकाए बैठी हूँ, आज मरी के कल। और चाची की आवाज़ रूहानी हो गई। अच्छा, मैं जा रही हूँ, और लाठी की ठक ठक ने बता दिया कि चाची कमरे से निकल रही हैं। अब उस कमरे में सिर्फ नजमा रह गई, इसलिए मैंने उससे उधर से तवज्जो हटा ली, और लेटे लेटे आइंदा का लाहे अमल तरतीब देने लगी। मुझे मालूम था कि मैं यहाँ आर्जी मेहमान हूँ, और सोनाली के आते ही मुझे यहाँ से हट जाना है, और उसे सुदर्शन की कैद से भी मुझे ही छुड़ाना है, और मैं उसे कैसे छुड़ाऊँ, अब मैं इस पर गौर करने लगी। सुदर्शन कोई बहुत बड़ा तांत्रिक नहीं था, उसे चुटकियों में उड़ा सकते थे, मगर उसकी पीठ पर जो कुव्वत थी उसे शिकस्त देना आसान न था। अगर आसान होता तो नादीदा कुव्वत मुझे मंदिर से लौट आने पर मजबूर ना करती। उसके मायने यही हैं कि मंदिर के पुजारी से पहले निमटना होगा, और अभी मैं इसी ख्याल में खोई हुई थी कि पता नहीं कैसे मेरे दिल में नासर का ख्याल आ गया, और मैंने लम्हा भर में फैसला कर लिया कि उसके लिए कोई रास्ता तलाश करूं ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, और उससे अगर थोड़ी बहुत रकम दे दूं तो वो आज़ादाना कारोबार कर सकता है। अगर 4 कश्तियां दिला दूं तो वो उनके किराए से अपना घर चला सकता है, और बंगाल में रिवर ट्रांसपोर्ट सबसे मुनाफा बख्श कारोबार है। जिसकी एक कश्ती हो वो एक दिन में 50 रुपये बआसानी कमा सकता है। और क्या नासिर वाकई पतोल से प्यार करता है? मेरे ज़हन में सवाल उभरा, और ये बात अहम थी, लड़कियां तो मासूम होती हैं, कहीं वो उसे बेवकूफ़ ना बना रहा हो। इसलिए मैंने उसे आजमाने की ठान ली। उसे अपने आप को तैयार किया, और फिर फरहत को बुलाने की दुआ पढ़ने लगी। इसम का विरद जारी था, होंठ हिल रहे थे, आंखें बंद थी कि मुझे एहसास हुआ जैसे कमरे में कोई दाखिल हुआ है, और मैंने आंखें खोल कर देखा, दरवाज़ा मुतकफल था। सर घुमा कर नज़र दौड़ाई, खिड़की के पास धुआं सा जमा था, और धुएं के मरगोले हियोले की शक्ल इख्तियार कर रहे थे, और फिर वह हियोला फरद के रूप में ढल गया, और मैंने उसे देखते ही सलाम किया। उसने जवाब में सलाम का जवाब देकर पूछा कि मुझे किस लिए बुलाया है। नासिर के किरदार के मुतल्लिक जानना चाहती हूँ, आया वह पतोल से प्यार करता भी है या सिर्फ वक्त गुजारी कर रहा है? लो तुम खुद देख लो। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, और मुझे अपना आप बहुत हल्का सा महसूस हुआ, और ऐसे लगा जैसे मैं रुई का गाला बनकर हवा में उड़ रही हूँ। और उड़ते उड़ते मैं बैठक खाने में पहुँच गई हूँ, मगर वहाँ जो कुछ देखा उसे देखकर मैं घबरा उठी। इस वक्त बैठक खाने में नासिर था और पतोल थी, और नासिर ने उसका दाना हाथ पकड़ रखा था, और पतोल घबराहट भरी आवाज़ में बोल रही थी, हाय अल्लाह, कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा, नासिर ने गुनगुनाने के अंदाज में कहा। उफ अल्लाह, मैं चीखने लगी हूँ।
चीखो, खूब चीखो, और मैं भी यही चाहता हूँ कि सब जान लें और जो काम कल हो वो आज हो जाएगा। हाय अल्लाह, मैं क्या करूँ। वो तोल रहासी हो रही थी। और जवाब मोहब्बत पेश करो। नासर ने तड़ से शोख जुमरा कसा तो वो गुलनार हो गई और वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश तरक करके अल्तजा अमीज लहजे में बोली, अल्लाह, नासर छोड़ दीजिए ना, क्यों मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं और किसी ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। कोई आफत वाफत नहीं आती, देखने वाले खुद ही समझ जाएंगे कि तुम चोर हो। हाय अल्लाह, मैंने क्या चुराया है? मेरा दिल, मेरी नींद, मेरा सुकून और सब कुछ तो चुरा कर ले गई हो। और खुदा के लिए नासर समझने की कोशिश करें, नज़ाकत का एहसास करें। बस इससे आगे मुझसे देखा ना गया और मैंने ज़हरे लब कहा, अब चलना चाहिए। और फरहत ने मेरे हाथ को झटका दिया और मैं लम्हों में लौट आई। फरहत, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वाकई नासर पतोल को चाहता है? और क्या वो इस दिल की गहराइयों से चाहता है? हल्की फुल्की जो रुकावट है वो भी सिर्फ इसकी माँ की तरफ से है, क्योंकि माँ चाहती कि पहले ये कुछ कर ले। फरहत ने बताया, और मैंने पहले ही सोच लिया है कि उस कुछ करा दूंगी। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ क्या? तुम अपनी तसल्ली की खातिर कुछ भी कर लो, मगर तुम ये शादी करा नहीं सकती। क्यों नहीं करा सकती? ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि मैं यहाँ तक देख रही हूँ कि उसकी मोहब्बत नाकाम है, यानी वो कंवारा मरेगा। नहीं फरहत, तुम्हें मगालता हो रहा है। तुम अच्छी तरह देखो, यकीनन उसे पतौल मिलकर रहेगी और मैं खुद उसकी शादी कराऊंगी। और मेरी नज़र जहाँ तक जा रही हैं मैं यही देख रही हूँ। वैसे गैब का इल्म तो बस अल्लाह ताला को है और तुमने मुझे उलझा दिया। मैंने कहा ना, मैं गैब दान नहीं हूँ, बस जो कुछ देख रही हूँ वही बता रही हूँ, और हो सकता है कि मेरा अंदाज़ा गलत हो। अच्छी बात है, तुम जाओ। और ये कहकर मैं सोच में डूब गई। वाकई में उलझ गई थी। दिमाग मऊफ हो गया कि मैं उन दो मोहब्बत करने वालों को कैसे मिलाऊं, और सोचते सोचते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और मैं बेखबर सो गई। सुबह सोकर उठी तो मेरी हालत अजीब थी। किसी काम में दिल नहीं लग रहा था और घड़ी भर के लिए मैं बाहर निकली और फिर लौटकर कमरे में आ गई। और मुझे लेटे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि दिल हिला देने वाली खबर आ गई। पतौल ने आकर बताया कि नासर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों, उसे क्या हुआ? कल सुबह तो वो अच्छा भला था। सुनने में आया है कि वो एक हफ्ता पहले शाम के वक्त जब घर लौट रहा था तो बड़ी सड़क के पास एक छोटा सा सांप उसके रास्ते में आ गया और उस वक्त उसके हाथ में लाठी थी। सांप देखकर वो वापस मुड़ा तो उसकी हैरत दो चांद हो गई, क्योंकि वही सांप फिर उसके सामने आ गया और उस सूरत हाल से वो कुछ घबरा गया और उसने हाथ में पकड़ी हुई लाठी सांप पर दे मारी और खुद वहाँ से भाग गया। और उसने ये तक देखने की जरूरत ना समझी कि सांप मरा भी है या नहीं, और वह इस वाक़े को भूल गया था। कल फिर उसी तरह एक और सांप ने उसका रास्ता रोक लिया और उस सांप की फुंकार ने उसे दहला दिया। वो खौफजदा सा होकर घर की जनब दौड़ पड़ा और घर आते ही उसके पेट में ज़बरदस्त दर्द शुरू हो गया और उल्टियाँ आने लगी। अब कैसी तबीयत है? डॉक्टर को दिखाया गया था। उसने दवा दी मगर दवा का कोई असर नहीं हुआ और मैं देख कर आती हूँ, ये कहकर मैं घर से निकल पड़ी और नासर के घर पहुंची तो उसकी बहन साजिदा ने कहा, आपा समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या होने वाला है। पहले शाम की वजह से अम्मा की तबीयत खराब हुई, अब शाम की वजह से भाई की तबीयत बिगड़ गई और वो भी एक शाम की वजह से। इत्तफाकात का नाम जिंदगी है। जहन पर फिक्र अंदोज का बोझ ना ला दो। अल्लाह ताला जो करेगा अच्छा ही करेगा और पता नहीं अच्छा कब करेगा। इस वक्त तो हमारी ज़िंदगी दोनों हाथों से सीना थामे खांसती हुई चल रही है और खून थूकती हुई एक अजाब से निकलते हैं कि दूसरा अजाब मुंह खोल देता है। ये दुनिया इम्तिहान गाह है और किसके लिए कौन सा दुख से लबरेज पर्चा है कौन जाने। और ये भी कोई ज़िंदगी है कि हम पर फ़ज़ाए चमन मेहरबान हो चली थी कि नशीमन खुद ही बिजली को पुकारने लगे और साजदा भर्राए हुए गले से बोली, और मेरी ज़िंदगी पर भी नज़र डालो कि अब तक मैं सहरा सहरा नोक खार से तलवे सहला रही हूँ और महफल महफल अपनी वहशत का इकरार भी बमांग धुल कर रही हूँ। और मैंने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। और वह जब रोमानवी नावलें पढ़ पढ़ कर अच्छे अच्छे जुमले बोल सकती है तो मैं क्यों नहीं बोल सकती। आपकी बात और है, हर इंसान बराबर है और उसकी बुराई का पैमाना सब्र है, और जिसने जितना सब्र किया वह उतना ही कामयाब ठहरा। कुरान पाक भी सब्र की तलकीन करता है। मैंने हौसला देने के लिए कहा, हम पीर पैगंबर नहीं हैं कि सब्र की सिल कलेजे पर रखे रहें और ज़ुबान से उफ न करें। और उसने टूटे हुए लहजे में कहा, बहस लंबी होती जाएगी, चलो पहले नासर को देख आते हैं, कहाँ है वो।
और मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी और नासिर कमरे में लेटा हुआ छत पर नजरें जमाए हुए था। कैसे हो नासिर? और उसने सर घुमाकर मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। बस एक लम्हे को उसने मेरी तरफ देखा और पता नहीं क्यों उसकी आंखें मजीद सुर्ख हो गईं, जैसे वो गुस्से में हो या मेरी आमद से उसे पसंद नहीं आई। और उसकी हालत देखकर मेरे ज़हन में घंटियां सी बजने लगी और मैंने अंदाज़ा लगाने के लिए कहा, क्यों भाई, कैसे हो? और मेरा सवाल सुनते ही उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और फिर कहा, क्यों मेरा मजाक उड़ा रही हो? तुम जो सिरा थामना चाहती हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अपने काम से काम रखो बस। और उसके जवाब ने मेरे तन बदन में आग लगा दी। उसके जरिए जो भी मुखातब था शायद वह मेरी हकीकत से ना आशना था, इसलिए माऊज़ 3 का विर्द करने लगी और थोड़ी ही देर में नासिर ने आंखें बंद कर लीं और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। और ये वक्फा तवील साबित ना हुआ और उसने फिर से आंखें खोल दी और अब उसकी आंखों में सुर्खी भी नहीं थी। अब कैसी तबीयत है? ठीक हूँ, उसने जवाब दिया। और शुक्र करो कि मैं वक़्त पर आ गई, वरना पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, बताओगे? आपा, आपके बारे में सुना है कि आप बहुत कुछ जानती हैं और ये भी सुना है कि आपने मोक्कल को कब्जे में कर लिया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बात आज की नहीं, तकरीबन 1 हफ्ते पहले की बात है। उस दिन मैं गर्मी की वजह से बाहर बागीचे में बैठा था और लालटेन की रोशनी में पढ़ रहा था। पलंग पर किताबें फैली हुई थी और मैं नोटिस तैयार कर रहा था कि मुझे चूड़ियों की खनक सुनाई दी और मैंने सर उठाकर सामने देखा। जामुन के पेड़ के पीछे से निकलकर एक लड़की सामने आ खड़ी हुई और उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना मुकम्मल हुस्न मैंने पहली बार देखा। और सुर्ख और सफ़ेद रंगत, तीखे नकुश नक्शो निगार और बड़ी बड़ी स्याह काली आंखें, कांधों पर बिखरे हुए लंबे लंबे बाल, सुर्ख फूलदार सूट पहने हुए थी। और लड़की चेहरे मोहरे से शहर की पढ़ी लिखी नजर आई और मैं हैरत से उसे देख रहा था कि उसने कहा, क्या बात है नासिर, इतने हैरान क्यों हो रहे हो? और उसकी आवाज़ में जल्द रंग की गूंज उठी। जी जी, आप कौन हैं? बैठिए ना। और बैठने ही आई हूँ, मुतरन्नम हंसी की आवाज़ सुनाई दी और फिर वो चारपाई पर बैठ गई और तकिए से टेक लगाकर मुझे बगौर देखने लगी। आप अपना तारफ नहीं कराएंगी? मैंने हौसला जमा करके कहा। कराऊंगी, मगर आज नहीं, कल, उसने शरारत भरे लहजे में जवाब दिया। और शायद आप छुट्टियां गुजारने ढाका से आई हैं, प्लीज़ अपना नाम ही बता दें, मैं मजबूत लहजे में बोला। मेरा नाम रज़िया है और मैं बहुत दूर से आई हूँ। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए आज मैं आपसे मिलने चली आई, मगर मैं तो आपको नहीं जानता। कल आप मेरा पूरा तारफ सुन लेंगे। और आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। और किसी जवान लड़की के साथ एक पलंग पर बैठना मुझे अजीब सा लगा। इतनी बेबाक लड़की मुझे पहली बार दिखाई दी थी। और मैंने घास पर बैठते हुए कहा कि आप आराम से बैठें, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। अरे अरे, ये क्या, आप भी ऊपर आ जाए ना, वरना मैं खुद भी वहीं आ जाऊंगी। और वह फौरन चारपाई से उतर कर मेरे पास आ बैठी। हाँ, अब अपने मुतल्लक बताएं। और फिर मैंने अपना सवाल दोहराया। कहा, तो फिर कभी बताऊंगी, क्योंकि आपकी बहन आने वाली है और अगर उसने मुझे देख लिया तो पूरे गोठ में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। ये कहती हुई वो उठ खड़ी हुई और पता नहीं क्यों उसके उठने का सुनकर मैं बुरी तरह बेचैन हो गया और ऐसा जैसे मेरे सीने से कोई मेरा दिल नोच रहा हो। और वो उठकर बाड़े की तरफ जाने लगी और मेरी नज़रें उसके ताक़ब में थी। वो छोटी सी दीवार को फांद कर सड़क की तरफ उतर गई और कुछ देर तक वो नजर आती रही और फिर पिग डंडी का मोड़ मुड़ते ही वो निगाहों से गायब हो गई। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी उठकर उसके ताक़ब में चल पड़ूं और उसका पीछा करके देखूं कि वह किस घर में दाखिल हो रही है, कहाँ ठहरी हुई है। लेकिन दिल महसूस कर रह गया, क्योंकि मुझे उसकी नाराज़गी गवारा नहीं थी। और अभी उससे गए हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मेरी बहन आ गई और वो खाना खा लेने के लिए कहने आई थी। और मैं उठकर उसके साथ चल पड़ा और खाना खा लेने के बाद मैं वापस आकर उसी जगह लेट गया और मेरी नज़रों के सामने उसका चेहरा गर्दिश कर रहा था और मैं उसी के ख्यालों में डूबा हुआ बाड़ी की तरफ देख रहा था कि वो आती हुई नजर आई। और मैं बता नहीं सकता कि वो उस वक़्त मेरे दिल की क्या हालत थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे खुशियों का खजाना मिल गया हो और इतनी खुशी पतोल को देखकर भी कभी नहीं हुई थी, जबकि वह मेरे लिए सब कुछ थी और हमने साथ जीने मरने की कसम खाई। और वो इठलाती हुई मेरे पास आकर उसी पलंग पर बैठ गई जिस पर मैं लेटा हुआ था और उसे बैठते देखकर मैं उठकर बैठ गया और उसने मेरी तरफ देखकर कहा, जानती हो मैं क्यों लौट आई?
क्यों? मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। इसलिए कि मुझे घर वापस पहुंचकर एहसास हुआ कि आप मेरे इंतज़ार में बैठे होंगे। हाँ, मैं तुम्हें बड़ी शिद्दत से याद कर रहा था और पता नहीं तुमने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि तुम्हारे अलावा कुछ सुझाई ही नहीं देता। और मैं खुद भी बेचैन थी, मगर क्या करती। घर में इतने सारे लोग हैं और सब की नज़रें बचाकर आना आसान भी तो नहीं, मगर अब ऐसा नहीं होगा और मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं तुम्हारे साथ गुजारूं। अच्छा, अब तो बता दो कि तुम किस घर में ठहरी हो और किसी दिन हमारे घर भी आओ ना। हमारी बहन भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी और तुमसे वो फौरन दोस्ती कर लेगी। अभी नहीं, वक्त आने पर मैं खुद जाकर मुलाकात कर लूंगी, मगर अभी नहीं। अभी कुछ उड़चनी है और अभी अगर गई तो मेरे घर वाले मुश्किलात खड़ी कर देंगे। यकीन करो, वक्त आने पर मैं अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी। और मैंने कई बार उससे उसका पता मालूम करने की कोशिश की, मगर हर बार वह बातों का रुख मोड़कर साफ पहलू बचा लेती। और बातों का सिलसिला जारी था कि वह यकायक उठ खड़ी हुई और बोली, अच्छा मैं चलती हूँ। अरे ये बैठे बैठे क्या हो गया कि जाने की बातें करने लगी। तुम्हारी बहन फिर आ रही है तो क्या हुआ? ये बहुत अच्छा है कि उससे आज ही मुलाकात हो जाए और मैं तुम्हारा तारुफ भी करा दूंगा। ना बाबा ना, लोग बातें बनाएंगे और तुम्हारी बहन ने अगर किसी के सामने मुंह खोल दिया तो मेरे घर वाले मुझे फांसी दे देंगे और उसके मायने यही हैं कि तुम मेरे घर नहीं आना चाहती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी, मगर कब? अब तक तो तुमने अपनी हकीकत यानी अता पता तो बताया नहीं, फिर कैसे आओगी? सुनो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ और अगर तुम मेरे आना ज़रूरी समझते हो तो मैं आज रात में ही तुम्हारे घर आऊँगी, मगर कमरे में नहीं, तुम बाहर बरामदे में सोना और वहाँ मैं बड़ी आसानी से आ जाऊँगी। अभी तो मैं जा रही हूँ, वरना तुम्हारी बहन की नज़रों में आ जाऊँगी। ये कहकर वो खड़ी हो गई और उसे गए हुए ज़्यादा देर ना हुई थी कि वाकई मेरी बहन आ गई। और मैं उस लड़की के अंदाजे पर हैरान रह गया कि उसने कैसे दोबारा अंदाज़ा लगा लिया कि मेरी बहन आने वाली है। और बहन मुझे बुलाने आई थी कि मैं घर के अंदर चलूं ताकि दरवाज़ा बंद किया जा सके। और घर आकर मैंने अम्मा से कहा, अम्मा मैं बरामदे में सो जाऊं। और बेटा, रात के पिछले पहर ठंडक हो जाती है, शबनम भी बहुत गिरती है, कहीं ठंड वंड न लग जाए। नहीं अम्मा, मुझे ठंड वंड नहीं लगती। ठीक है, जा बिस्तर ले जा। और अम्मी ने इजाज़त दे दी और मैं बिस्तर लेकर बाहर बरामदे में आ गया। और मेरा ख्याल था कि वो लड़की के पास से किसी घर में ठहरी हुई है, इसीलिए वो नज़रें बचाकर इधर आ जाएगी। तभी मेरा दिल धड़क उठा और खदशे ने सर उभारा कि अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। मैं सिर्फ आज की रात घर से बाहर बरामदे में सोने का इरादा करके आया था और सिर्फ ये देखने के लिए कि वह किस घर से आती है। नरम नरम बिस्तर पर लेटकर तारों भरे आसमान को देखना शुरू किया और चांद अभी निकला नहीं था। अंधेरी रात में तारे खूब चमक रहे थे और मैं टिकटिकी बांध कर ऊपर देख रहा था। नींद का कहीं नामो निशान नहीं था और दफतन चूड़ियों की झंकार सुनाई दी। वो मेरी चारपाई के नज़दीक आकर खड़ी हुई थी और तुम किधर से आ गई, उसके यकायक आ जाने पर मैं हैरान था। बस आ ही गई, तुम बहुत अच्छी हो। ये कितना अच्छा हुआ कि तुम बरामदे में सोए, और अगर आज तुम ना आए तो फिर मैं कभी भी तुमसे मिलने नहीं आती। और उसने इठलाकर जवाब दिया, ना ना, ऐसी कभी बात मत करना, मैं उदास हो जाऊंगी। और तुमने ना जाने क्या कर दिया है मुझे कि तुम्हारे बगैर मैं बेकरार रहता हूँ। और मैंने प्यार भरे लहजे में कहा और फिर पूछा, तुम्हें आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, ये क्या कर वो कुछ और आगे बढ़ती बड़ी के चौंक कर हट गई और फिर बोली, तुम्हारी अम्मा जाग रही है, मैं चलती हूँ। ये कहकर वो चली गई और उसका इस तरह आना और फिर चले जाना मेरी समझ से बाहर था। और नासर ने अपनी रुदाद खत्म करते हुए कहा कि आपा, अगर आप कुछ कर सकती हैं तो इतना करें कि उसे किसी तरह बुला दें। और नासर पूर उसके प्यार में डूब चुका था। उससे इस चुंगल से मुझे छुड़ाना ही पड़ेगा। और मैंने दिल ही दिल में अहद किया, वरना पितौल का दिल टूट जाएगा। मगर वो क्या चीज़ है जो उससे मिलने आती है? और ये सोच कर मैंने उसकी कुव्वत का अंदाज़ा लगाने के लिए बाहर बैठी कि उसकी बहन से कहा कि एक गिलास पानी ले आओ। और वो फ़ौरन कुली किए हुए तांबे के गिलास में पानी ले आई। तो मैंने गिलास थाम कर मऊज़ 3 पढ़ी और गिलास पर फूंक कर उन आयात का विर्द करने लगी जिसका जिक्र अबू की किताब में था। और नासर पर इस वक्त बेहोशी सी तारी हो गई। उसकी आंखें बंद थीं और ऐसे लग रहा था जैसे वह सिर्फ जवाब देने के लिए होश में आया था और मेरा विर्द खत्म हुआ था कि उसके जिस्म को झटका लगा और वो ज़हरे लब कुछ बड़बड़ाने लगा। और मैंने गिलास से चुल्लू में पानी लिया और उसके चेहरे पर छींटे मारे और नासर ने आंखें खोल दी।
اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور پھر اسے 2-3 جھٹکے اور لگے اور میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، بولو تم نے اسے کیوں تنگ کر رکھا ہے اور اس بیچارے نے تمہارا کیا بگاڑا، بولو۔ اور میں نے جملے کا آخری لفظ اونچی آواز میں کہا، اس نے ہمارا بہت کچھ بگاڑا ہے، اس کی وجہ سے میرا شوہر زخمی ہوا اور اس نے میرے شوہر کے سر پر ڈنڈا مارا ہے، اس کی وجہ سے میرا شوہر زخمی ہوا ہے اور اس نے میرے شوہر کے سر پر ڈنڈا مارا اور مجھ سے میرا سہاگ چھیننے کی کوشش کی اور وہ بری طرح زخمی ہوا ہے اور ابھی بھی بستر پر پڑا کراہ رہا ہے، اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں اسے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اور ناصر کے منہ سے زنانی آواز نکل رہی تھی اور میں سمجھ گئی کہ وہ کسی جناتی بستی میں نکل گیا ہوگا اور انجانے میں کسی جن کو زخمی کر آیا، اور جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے اندر یہ خوبی بے درجات موجود ہے کہ وہ اپنی شکل بدل سکتے ہیں اور کسی اور کالم میں بھی ڈھل سکتے ہیں۔ اس کا شوہر بھی کسی جانور کے کالم میں ہوگا جسے ناصر نے زخمی کر دیا، اور میں نے اندازہ لگانے کے لیے پوچھا کہ یہ بات کب کی ہے، کب تمہارا شوہر زخمی ہوا؟ 1 ہفتہ پہلے وہ سانپ کے کالم میں تھا کہ ناصر نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کے زخمی ہونے کی وجہ سے اس کے بھائی طیش میں آ گئے، اور کل شام میں اور اس کا چھوٹا بھائی اسے زخمی کرنے کے لیے راستے میں آ گیا تھا، لیکن یہ اس کے بچ کر گھر آ گیا۔ سانپ ایک موذی جانور ہے، اسے دیکھتے ہی ہر انسان اسے ختم کر دینے کی کوشش کرتا ہے، اور غلطی تمہارے شوہر کی ہے، کیوں وہ اس کالم میں تھا۔ اور میں نے تنبیہ کے انداز میں کہا، وہ کسی کے حکم سے اس کالم میں تھا، اور اس کی بات سن کر میں غور کرنے لگی کہ اس بات کا کیا مطلب ہے اور وہ کیوں کسی اور کے حکم کے چل رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا تم اسلام کو مانتی ہو؟ نہیں، ہمارا مذہب اسلام نہیں ہے، ہم بت پرست ہیں۔ اور ناصر کے منہ سے زنانی آواز سنائی دی، اگر تم کافر ہو تو تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا، اور یہ میرا حکم ہے، ورنہ میں تمہیں جلا کر خاک کر دوں گی۔ تم ہو کیا چیز؟ بڑے بڑے عالم کو میں نے دھول چٹا دی ہے، مگر تم مجھ سے ٹکرا نہیں سکتی۔ اور میں نے فخری انداز میں کہا، اور پھر اس سے کچھ اور قریب آ کر میں نے پوچھا کہ تم کس کے اشارے پر ایسا کر رہی ہو؟